प्रदर्शनी देखते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत 2450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से निर्मित इस परियोजना को ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से भी जोड़ेगी। वहीं कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 28,980 करोड़ रुपए की लागत की कई विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला भी रखते हुए आज अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार आईबी वैली वाशरी का भी आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। आईआईएम संबलपुर का भी आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें वहां की इस वक्त सामने आई हैं, जहां आपको बता दें कि आईबी वैली वाशरी का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करते हुए नजर आएंगे और ये गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता का प्रदर्शन करते हुए कोयला प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी प्रतीक होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगभग 2146 करोड़ रुपए की लागत की जो रेलवे परियोजनाएं हैं उनका भी आज लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन को भी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये तस्वीरें ओडिशा संबलपुर की, जहां प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम में 68,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत की कई बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और ये पूरी जो सौगात है वो वहाँ की लोगों को देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम के जरिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस पूरी योजनाओं की अगर हम बात करें तो जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे अब से कुछ ही देर में। वहीं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत 2450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से निर्मित ये परियोजना जो है वो ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी आगे आने वाले समय में। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 28,980 करोड़ रुपए की लागत की कई विद्युत परियोजनाओं का भी लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे, आधारशिला रखेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में करीब 68,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है वहां के लोगों को देते हुए नजर आएंगे। आईआईएम संबलपुर के जो स्थायी परिसर है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल पीएम इस परिसर का जो पूरा मॉडल है उसका अवलोकन उन्होंने किया है, उसको देखा है कि वो किस तरीके से बनकर तैयार होगा और उस दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने पूरा इसका अवलोकन किया है। इस पूरे परिसर का जो एक मॉडल इस परिसर का बनाया गया है कि आगे चल के जब ये मॉडल तैयार होगा तो वो किस तरीके से दिखेगा, उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो अधिकारी है वो इस पूरे मॉडल को प्रधानमंत्री को समझा रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा, कहाँ पर क्या चीज़ रहेगी। ये पूरा ये मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आगे आने वाले समय में बनकर तैयार होगा ये पूरा परिसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ओडिशा संबलपुर के दौरे पर हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में जो स्थायी परिसर है उसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 68,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जिनका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आज 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा
की लागत के जो पूरे विकास परियोजनाएं हैं उसका भी उद्घाटन करेंगे। और ये गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता का प्रदर्शन करते हुए कोयला प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी प्रतीक होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे और ये तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं उसकी सौगात वहाँ के लोगों को देंगे। फिलहाल जो परिसर है उसका एक मॉडल बनाया गया है कि उस परिसर में क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, क्या किस तरीके की सुविधाएं वहाँ पर रहेंगी, और उस पूरे मॉडल का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया, पूरी जानकारी ली कि इस परिसर में क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी। और उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। IIM संबलपुर का जो पूरा नया परिसर है उसका पूरा अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का भी अब से कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर 68,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जो आज जनता को समर्पित होगी, राष्ट्र को समर्पित होगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन भी आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे अब से कुछ ही देर में। फिलहाल वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई हैं उनका अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया है और इस दौरान जो पूरा भवन का जो परिसर है उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, जानकारियाँ ली कि वहाँ पर किस तरीके की बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहेंगी लोगों के लिए। IIM संबलपुर का जो पूरा परिसर है उसके मॉडल का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं और अब से कुछ ही देर में जनता को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज लगभग 2146 करोड़ रुपए की लागत की जो रेलवे परियोजनाएं हैं उनका भी लोकार्पण और करते हुए नजर आएंगे। वहीं आधारशिला भी रखेंगे। IIM संबलपुर के स्थायी परिसर जिसका अवलोकन, जो मॉडल का अवलोकन है वो प्रधानमंत्री ने किया, उसका भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन वो भी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत 2,450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से निर्मित परियोजना जो है वो ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी और कार्यक्रम के दौरान 28,980 करोड़ रुपए की लागत की कई सारी विद्युत परियोजनाएं जो हैं उनका भी लोकार्पण करेंगे। आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री ओडिशा के संबलपुर पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और मंच से लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कई सारी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जो हैं उनका भी उद्घाटन आज अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करेंगे। ओडिशा के संबलपुर इस वक्त वो मौजूद हैं, जहां पर कार्यक्रम में पहुंचकर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो प्रदर्शनी है वो देखी, उनका अवलोकन किया। जो मॉडल वहाँ पर बनाए गए हैं वो प्रधानमंत्री ने देखे और उसके बाद में अब कार्यक्रम में मंच पर पहुँचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही जो खूब सारी जो परियोजनाएं हैं उनका भी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखते हुए नजर आएंगे। करोड़ों की ये परियोजनाएं हैं जो आज जनता को समर्पित होंगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर जो है उसका विरासत भवन भी आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में करीब 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार IB वैली वाशरी का भी आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और ये गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता का प्रदर्शन करते हुए कोयला प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी
प्रतीक होगा। इसके अलावा रेलवे परियोजनाओं का भी आज प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। 2146 करोड़ रुपए की ये रेलवे परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। IIM संबलपुर के स्थायी परिसर का जो पूरा मॉडल बनाया गया है उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री से पहले हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और इस स्थायी परिसर का भी आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। करताली भितर आम प्रधानमंत्री सहित नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करुछु। आम गहन उपस्थित होती माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय राज्यपाल ओडिशा श्री रघुवर दास, माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्री नवीन पट्टनायक, माननीय केंद्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय रेल जोगाजोग इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय जनजाति व्यापार और जलशक्ति मंत्रालय राष्ट्र मंत्री भारत सरकार श्री विश्वेश्वर टुडू, माननीय श्री नितेश गंगदेव सांसद संबलपुर, माननीय विधायक श्री नाउरी नायक रेंगाली, आपण मानकु समस्त को स्वागत करुछु। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर लिखिथिले, जय गो उत्कल लक्ष्मी एकमात्र सुंदरी तु वसुधारे, प्राकृतिक शोभाराशि रहिछंती तो अंगरे एकाधारे। उत्कल ओडिशार सौंदर्यर पृष्ठारे विकास और प्रगतिर केतोटी वर्णाढ्य पृष्ठा संयोजित करने आज मनोज्ञ उत्सव को आपण मानकु स्वागत करुछु, जेउथरे 68,000 कोटी टंकार प्रकल्प को लोकार्पित करिवे माननीय प्रधानमंत्री। वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री को उपढौकन दे संबर्धित करिवे केंद्र शिक्षा एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रथम अनुरोध करुछु उत्तरीय प्रदान करी से माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करिवे। माननीय सांसद श्रीयुक्त नितेश गंगदेव महोदय को अनुरोध करुछु माननीय प्रधानमंत्री को महिमा धर्म संबंधी पुस्तक प्रदान करिवे। एबे माननीय रेंगाली विधायक श्री नाउरी नायक महोदय को अनुरोध करुछु वीर सुरेंद्र सायंकर प्रतिकृति प्रदान करिवे। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी संबलपुर ओडिशा एवं भारतर सिंह वीर सुरेंद्र साय। प्रधानमंत्री प्रेरणा रे जातीय नुआ शिक्षा नीति को जी प्रतिबद्धार सहित प्रचलित करने सहित नुआ पीढ़ी को दक्षता और कौशल संपन्न कराउछंती माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को स्वागत भाषण रखापी अनुरोध करुछु। नमस्कार। देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उड़ीसा के माननीय राज्यपाल रघुवर दास जी, ओडिशा मुख्यमंत्री माननीय नवीन पट्टनायक महाशय, भारत सरकार का रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव महाशय, जलशक्ति राज्य मंत्री आदरणीय विश्वेश्वर टुडू महाशय, स्थानीय सांसद आदरणीय नीतीश गंगदेव महाशय, स्थानीय रेंगाली विधायक आदरणीय नाउरी नायक महाशय, ये कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मान्यगण्य अतिथिवृंद, IIM छात्र छात्री बंधु माने, विशिष्ट अतिथिगण, भारत सरकार तथा ओडिशा सरकार सम्माननीय अतिथिगण, मीडिया साथी माने, भाई और भौणी माने, आम समस्तंकर सौभाग्य राष्ट्र शिल्पी
राजऋषि आम समस्त आज मुख्य आकर्षण श्रद्धार केन्द्र माननीय नरेंद्र मोदी महाशय आम भितर पहुंची सारी मु ओडिशा तरफरु ये अंचल तरफरु शिक्षा विभाग तरफरु माननीय प्रधानमंत्री को कृतज्ञता जनाऊँची। ये महानदीर पावन माटी रे हीराकुद बंध तले वीर सुरेंद्र साय गंगाधर मेहर संत कवि भीम भोईंकर ये ऐतिह्य संपन्न भूमि रे IIM रो लोकार्पण उत्सव सह 68,160 कोटी टंकार उपहार ओडिशा प्रति प्रधानमंत्री आज मंच रे देइथिबारु मु ओडिशा को ओडिशा तरफरु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज 18टी नुआ प्रकल्प शुभ उद्घाटन हब लोकार्पित हब नतुबा कार्य आरंभ हब। गोटे ट्रेन आज एठू चलिबो। एथर बजेट रे भी माननीय प्रधानमंत्री पूर्वोदय को प्राथमिकता देइछंती। जे पर्यंत पूर्व भारत विकसित ही नहीं से पर्यंत भारतर विकास संभव नुहे। आम पई सुखद संजोग भारतर नुआ पार्लियामेंट जो समय शुभ दिया जाइथिला तार मासे परे 2 जनवरी 2021 रे माननीय प्रधानमंत्री निजे ऑनलाइन माध्यम रे कोविड समय रे ये नुआ भवनर प्रस्तावित भवनर शिलान्यास करथिले। माननीय प्रधानमंत्री जो प्रकल्प रे शिलान्यास करती से ही प्रकल्प रे भी शुभ लोकार्पण करती से भाया एक मुहूर्त आज आम पाखे पहुंची। बंधुगण गत 10 वर्ष रे माननीय प्रधानमंत्री ओडिशा को 18 लाख कोटी टंकार दायित्व नहीं राज्यर विकास पाई। गत जदि मु हिसाब करी 4 रु 14 पर्यंत तत्कालीन केंद्र सरकार ओडिशा को देइथिला 3 लाख कोटी टंका। ता तुलना रे प्रधानमंत्री ओडिशा पाई दायित्व नहीं 18 लाख कोटी टंकार। आज 68,000 कोटी टंका प्रकल्प भितरु 57,000 कोटी टंका केवल विद्युत शक्ति क्षेत्र रे ऊर्जा क्षेत्र रे आज निवेश हवा पाई जाउछि। 5,570 मेगावाट रो बिजुली प्रकल्प आज लोकार्पित हब। तार सीधा सीधा लाभ राज्यर युवक को मिलिबो। अधा बिजुली राज्य दायित्व रहिबो। राज्यर रोजगार सृजन राज्यर अर्थनैतिक विकास भारतर अर्थनैतिक विकास सह समतुल हब। आम सरकार सर्वांगीण सर्वव्यापी सर्वसमावेशी सरकार। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री आसिबा परे 7टी नुआ IIT 16टी नुआ IIIT 8टी IIM 15टी एम्स 390टी नुआ यूनिवर्सिटी स्थापित होइछि। आज मुझे मात्र कहीपे झील मानकर पढ़ार संख्या आज बढ़ुची। 28% वृद्धि होइछि झील मानक पढ़ा संख्यार। 43% झील पाठ पढ़ुचंती विज्ञान और गणित रे इंजीनियरिंग रे। यदि यही यूनिवर्सिटी कथा को माननीय प्रधानमंत्री जी आपने वुमेन लेड डेवलपमेंट की कल्पना किया। मैं आपको सुखद सूचना देना चाहता हूं जिस पावन इंस्टीट्यूशन को आज लोकार्पित कर रहे हैं उसमें भी 51% विद्यार्थिनी छात्रा ही पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण का यही सबसे नमूना है। नई शिक्षा नीति के तहत नुआ शिक्षा नीति अनुजाई प्रधानमंत्री के नेतृत्व रे ए वर्षर मु शिक्षा विभाग तरफरु कृतज्ञता जणेमी प्रधानमंत्री को। गत दिन मानकठू सर्वाधिक शिक्षा रे निवेश 1,21,000 कोटी टंका यही वर्ष बजेट रे 2 दिन तले आगत होइतिबा बजेट रे प्रधानमंत्री शिक्षा विभाग पर निवेश करिसेंती। ये 50 भाग वृद्धि होइछि 2014 तुलना रे आज 24 को यदि हम हिसाब करा जाए। अनुसंधान पाई 1 लाख कोटी टंकार कॉर्पस फंड तार सीधा सीधा भारतर नुआ पीढ़ी को सुविधा तार मिलिबो। अमृत काल आज कर्तव्य काल रे परिवर्तित हब यही प्रतिज्ञा आज आम समस्त अच्छी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व रे 2047 सुधा देश को एक विकसित देश भावे परिणत करिबारे IIM संबलपुर भी अग्रणी भूमिका नब। ये दायित्व सह ओडिशार दायित्व सह पुनः
मंचासीन समस्त अतिथि मानक सह विशेष कि मु प्रधानमंत्री पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करी आज ये अमूल्य समय आम भितर देइचंती बितेबा पाई। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। वर्तमान आम अनुरोध करूँ ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत नवीन पट्टनायक महोदय को अभिभाषण रखा निमंत्रण। जय जगन्नाथ, जय मां समलेश्वरी। Honorable Prime Minister Ji, Honorable Union Ministers, Director, Professors and students of IIM Sambalpur, distinguished guests, ladies and gentlemen, Samastanku Jua. I congratulate all of you, especially the students and teachers, for the new infrastructure at IIM Sambalpur. I thank the Honorable Prime Minister for taking time off his busy schedule to come here and grace the inauguration of this new campus. I hope learning here will be an enriching and exciting experience for all the students. IIMs are known for the quality of education they provide in a short span of time. IIM Sambalpur has made its mark by creating some of the best graduates. Today, most of you secure jobs in corporate fields and have successful placements in the best companies in the world when you graduate from IIM. I urge each of you who have made remarkable achievements in their careers to think of how they can contribute for their state. Not only think of their school as alumni, but to be alumni of the state and contribute by sharing their knowledge and vast experience. The Honorable Prime Minister has set a new direction for India, and we are on the path to become an economic powerhouse. This is a golden time for startups in India. Odisha is a top performer in the country for promotion of startups. Our youth should be invested in using their innovative ideas for creating jobs. The energy, the brilliance and the innovative ability of our youngsters will definitely take our country to a future that will be a guiding light for the globe. Today, you are hosting the first World Odia Language Conference and are fortunate to have the Honorable Prime Minister, who is a lover of Indian languages with us in Odisha. Thank you. Bande Utkal Janan. आज एठारे 78,000 कोटी टंकार 18टी प्रकल्पर शिलान्यास हेब
उद्घाटन हेबो एवं लोकार्पण हेबो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स के नींव रखे जाते हैं, शिलान्यास किए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को समय के भीतर पूरा करके लोकार्पित भी किया जाता है और यही तो सही अर्थ में विकास है। आज यहाँ जिन मंत्रालय के 10 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किए जाएंगे और 4 प्रोजेक्ट्स विल बी डेडिकेटेड टू द नेशन and foundation stones will be laid for 4 projects. These ministries are Ministry of Education, Ministry of Railways, Ministry of Coal, Ministry of Petroleum, Ministry of Power, Ministry of Posts and Telegraphs, Ministry of Road and Transport. अब हम रिमोट के बटन दबा के इन सारे परियोजनाओं को उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पित तथा राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं। और 68,000 कोटी टंकार 18 प्रकल्प। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नाउ विल सी ए शॉर्ट फिल्म ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। आइए इन सारी परियोजनाओं के बारे में जानते हैं एक वीडियो फिल्म के जरिए। यही सब परियोजना संपर्क में जानिबा एक प्रामाणिक वीडियो चित्र। विविधताओं और विरासत का अनूठा संगम भारत, और ये विविधता और विरासत स्पष्ट होती है भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा में, भारत का उत्कल प्रदेश, जो वन संपदा, खनिज, रंगबती संगीत, बोलियों, वास्तुकला, शिल्प, नृत्य, कला और संस्कृति की प्राचीन विरासत से है समृद्ध। और विरासत के साथ विकास को बढ़ावा दे रहे हैं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के तेज विकास के लिए सभी राज्यों की प्रगति की गति को बनाए रखना है बहुत जरूरी। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास की समदर्शी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आवश्यकताओं से जुड़ रहे हैं और आज देने जा रहे हैं ओडिशा को 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की भव्य सौगात। इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों का सिर्फ जीवन ही आसान नहीं होता, बल्कि समाज को भी सशक्त करता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है, वहां लोगों का विकास भी पिछड़ जाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, वहां लोगों का विकास भी तेजी से होता है। भारत का ऊर्जा केंद्र है ओडिशा और यहां उद्योगों के विकास और बेहतर जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है सतत ऊर्जा। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बना 1600 मेगावाट क्षमता वाला एनटीपीसी दल्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन तथा 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनी
एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी एनएसपीसीएल की राउरकेला PP2 विस्तार परियोजना, साथ ही 1320 मेगावाट की क्षमता वाले तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तीसरे चरण का प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहा है शिलान्यास। इसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए है। यह परियोजना एक पर्यावरणीय विशेषताओं के साथ आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन तापीय ऊर्जा परियोजनाओं से बनी आधी बिजली ओडिशा को समर्पित होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं जगदीशपुर हल्दिया तथा बोकारो धामरा पाइपलाइन के धामरा अंगुल खंड का और शिलान्यास करेंगे मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर झारसुगुड़ा खंड का, जिससे न सिर्फ ओडिशा में रोजगार के अपार अवसर खुलेंगे, वहीं स्वच्छ ऊर्जा की सुलभता भी तेजी से बढ़ेगी। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं 27,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले NLCIL तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। अत्याधुनिक संयंत्रों वाली इस तापीय ऊर्जा परियोजना की उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट होगी। साथ ही प्रधानमंत्री जी उद्घाटित कर रहे हैं 4 अन्य परियोजनाएं। राज्य के विकास के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री जी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं संबलपुर तालचेर रेल लाइन का दोहरीकरण, खोर्धा रोड बलांगीर नई रेल लाइन का झाड़तरभा सोनपुर सेक्शन और उद्घाटित कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 520 का 4 लेन रिमोली कोयड़ा खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग 143 का 4 लेन वीर मित्रपुर ब्राह्मणी बाईपास खंड, 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 143 का ब्राह्मणी बाईपास राजा मुंडा खंड तथा बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए कर रहे हैं शुभारंभ। पुरी सोनपुर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस लोकार्पण कर रहे हैं झारसुगुड़ा डाकघर के पुनर्विकसित भवन और उद्घाटन कर रहे हैं IIM संबलपुर के भव्य भवन का। साथ ही आज शिलान्यास हो रहा है संबलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का, जिससे ओडिशा का समग्र विकास हो सुनिश्चित। राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े और बेहतर होती कनेक्टिविटी के साथ राज्य की खनिज संपदा का बेहतर प्रयोग हो सके, उद्योग तेजी से तरक्की करें, राज्य का युवा बेहतर शिक्षा से अपनी सक्षमता को बढ़ाए, राज्य में रोजगार के असीम अवसर खुलते रहें, जन सुविधाओं में बढ़ोतरी से जनजीवन सरल हो। आज प्रधानमंत्री जी ने IIM संबलपुर से ओडिशा को दी है इन परियोजनाओं की सौगात, ताकि विकसित भारत के लिए विकसित ओडिशा ले आकार। आज ओडिशा पई आउ एक शुभ दिन। ए पर्यंत रेलबाई नेटवर्क रु वंचित थिबा सुवर्णपुर जिला आज रेल सहित रेल जोगाजोग सहित संयुक्त होगा जाउछि। प्रधानमंत्री प्रेरणा एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को प्रचेष्टा जोगु ओडिशा के एक जिला सुवर्णपुर या सोनपुर आज देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। पूरी सोनपुर पूरी साप्ताहिक एक्सप्रेस का शुभारंभ से सोनपुर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी। अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरी सोनपुर पूरी एक्सप्रेस को कृपया अपने शुभ हाथों से हरी झंडी दिखाकर फ्लैग अप करके एक नए दौर की शुरुआत करें। Honorable Prime Minister will flag off the new train from Sonpur, which will benefit the people and boost the economy of the area. एबे आमे सोनपुर रेल स्टेशन रो दृश्य देखि परछु जेउठारे पूरी सोनपुर पूरी एक्सप्रेस उपस्थित अछि एवं या वर्तमान गड़िबा को आरंभ करूछि।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यहाँ के महान कवि गंगाधर मेहर जी के प्रसिद्ध तपस्विनी काव्य ने लिखा है, यद्यपि सत्य अच्छी जगत धर्म देखिबो जगत मो अद्भुत कर्म। अगर सत्य ही धर्म है और अगर धर्म ही सत्य है, इतिहास मेरे कर्मों का हिसाब रखेगा और सराहेगा। हमारे प्रधानमंत्री कर्म योगी है, इसलिए वे हमारे अपने हैं, हमारे प्रिय हैं। आइए आपके तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में हम हमारे अपने प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करें, वो अपने अभिभाषण रखने के लिए। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, विश्वेश्वर तुडू, संसद के मेरे साथी नितेश गंगादेव जी, आईआईएम संबलपुर के निर्देशक प्रोफेसर महादेव जायसवाल, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को करीब 70,000 करोड़ रुपए के इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लाभ ओडिशा के गरीब, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, किसान यानी समाज के सब वर्गों को इसका लाभ होगा। ये परियोजनाएं ओडिशा में सुविधाओं के साथ साथ यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी लाने वाली है। साथियों, आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साथियों, हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। बीते दशक में ओडिशा को जो आधुनिक संस्थान मिले हैं, शिक्षा संस्थान मिले हैं, वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं। आइसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए गए हैं। अब IIM संबलपुर भी मैनेजमेंट के आधुनिक संस्थान के रूप में ओडिशा की भूमिका को और सशक्त कर रहा है। मुझे याद है 3 साल पहले कोरोना काल में ही मुझे IIM के इस कैंपस के शिलान्यास का अवसर मिला था। अनेक रुकावटों के बावजूद अब ये शानदार कैंपस बनकर तैयार है। और आप लोगों का जो उत्साह मैं देख रहा हूं ना, उसे मुझे लगता है कि कैंपस आपको कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी साथियों की प्रशंसा करता हूं। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिशा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ओडिशा आज पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। पिछले 10 सालों में ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में रेलवे के विकास के लिए ओडिशा को 12 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ओडिशा के गांवों में करीब 50,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। राज्य में 4,000 किलोमीटर से अधिक नए नेशनल हाईवे का निर्माण भी हुआ है। आज भी यहां नेशनल हाईवे, उससे जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड और ओडिशा के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी। ये क्षेत्र खनन, बिजली और इस्पात उद्योग की संभावनाओं के लिए जाना जाता है। इस नई कनेक्टिविटी से इस पूरे क्षेत्र में नए उद्योगों के लिए संभावनाएं बनेगी, रोजगार के हजारों नए अवसर बनेंगे। आज संबलपुर तालचेर रेलखंड का दोहरीकरण, जार तरभा से सोनपुर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुभारंभ हो रहा है। पूरी सोनपुर एक्सप्रेस से सुबर्णपुर जिला, यानी हमारा सोनपुर जिला आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है।
इससे श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना और आसान हो जाएगा। ओडिशा के हर परिवार को पर्याप्त और सस्ती बिजली मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज जिन सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स का उद्घाटन यहां हुआ है, उनका लक्ष्य भी यही है। भाई और बहनों, बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई है, उनका उड़ीसा को बहुत अधिक फायदा हुआ है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किए हैं, ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। पहले खनिज उत्पादन का लाभ उन क्षेत्रों और राज्यों को उतना ही मिल पाता था जहां से खनन होता है। हमने इस नीति को भी बदला। केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया। इसे खनिज से हुई आय का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ। इससे भी ओडिशा को अब तक करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। ये पैसा जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है, वहां के लोगों के कल्याण के काम आ रहा है। मैं ओडिशा की जनता को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार इसी समर्पित भाव से ओडिशा के विकास के लिए काम करती रहेगी। साथियों, मुझे यहां से एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, खुले मैदान में जाना है, तो वहां मिजाज भी कुछ और होता है। तो मैं यहां लंबा समय आपका नहीं लेता हूं, लेकिन वहां मैं जरा अधिक समय लेकर के काफी बातें करूंगा। 15 मिनट के बाद उस कार्यक्रम में पहुंचूंगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे युवा साथियों को विशेष बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त अतिथिवृंद, छात्र छात्री एवं आपण मानकु अनेक अनेक धन्यवाद। कार्यक्रम ये सरुचु। माननीय प्रधानमंत्री को आम मंच पर विदाय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। ओडिशा के संबलपुर वहां पर पहुंचे और कई सारे विकास परियोजनाओं की सौगात वहां के लोगों को दी और इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नितिन गडकरी जी, नारायण राणे जी, पीयूष गोयल जी, हरदीप सिंह पुरी जी, महेंद्र नाथ पांडे जी, इंडस्ट्री के सभी दिग्गज, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, अभी मैं पीयूष जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि आप आए तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, लेकिन मैं देख रहा तो यहां तो सारे हॉर्स पावर लोग वाले बैठे हैं। तब तय हो गया है कि किसको कहां से हौसला मिलने वाला है।
सबसे पहले तो मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज हर स्टॉल पर तो नहीं जा पाया, लेकिन जितने भी स्टॉल्स मैंने देखे वो बहुत ही प्रभावित करने वाले थे। हमारे देश में ये सब हो रहा है, देखते हैं तो और आनंद हो जाता है। मैंने तो कभी गाड़ी खरीदी नहीं है, इसलिए मुझे कोई अनुभव नहीं है क्योंकि मैंने कभी साइकिल भी नहीं खरीदी है। मैं दिल्ली के लोगों को भी कहूंगा कि इस एक्सपो को आकर जरूर देखें। ये आयोजन मोबिलिटी कम्युनिटी और पूरी सप्लाई चेन को एक मंच पे लाया है। मैं आप सभी का भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शायद आप में से कुछ लोगों को स्मरण होगा कि जब मेरी पहली टर्म थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। और आप लोग तो मोबिलिटी की दुनिया है, तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। साथियों, आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है और मैंने लाल किले से कहा था, मैं आज दोबारा उसका पुनःस्मरण करा रहा हूं। उसमें मेरा एक विजन भी था, मेरा विश्वास भी था और वो विश्वास मेरा अपना नहीं था। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य के कारण वो विश्वास शब्दों में प्रकट हुआ था और उस दिन मैंने कहा था लाल किले से, यही समय है, सही समय है। ये मंत्र आपके सेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक प्रकार से इंडिया इज ऑन द मूव एंड इज मूविंग फास्ट। भारत के मोबिलिटी सेक्टर के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड का प्रारंभ है। आज भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है और जैसा मैंने पहले कहा, हमारी सरकार की तीसरे टर्म में भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है।
हमारी सरकार के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और जब वो गरीबी से बाहर निकलता है ना, तब उसके सपनों में पहली 5 चीजों में क्या होता है? एक आप होते हैं। चाहे वो साइकिल खरीदने का चाहेगा, चाहे स्कूटी खरीदना चाहेगा, चाहे स्कूटर, और हो सके तो 4 व्हीलर, उसका पहला ध्यान आप ही पर जाने वाला है। और ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आज भारत में बड़ी संख्या में न्यू मिडिल क्लास बना है, जिसकी अपनी आशाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। शायद एस्पिरेशन का लेवल उस सोसाइटी में होता है, उस इकोनॉमिकल स्ट्राटा में होता है, वो शायद ही कहीं और होता है जी। जैसे व्यक्ति के जीवन में 14 से 20 साल का कालखंड जैसे एक प्रकार से अलग ही होता है, वैसा इनके जीवन में होता है। और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं जी। ये न्यू मिडिल क्लास, उसके एस्पिरेशंस, और दूसरी तरफ आज भारत में मिडिल क्लास का दायरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स भारत के मोबिलिटी सेक्टर को नई ऊंचाई देने वाले हैं। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई आय के बीच बढ़ते हुए कुछ आंकड़े आपके सेक्टर का हौसला बढ़ाने वाले हैं। मोदी नहीं, ये आंकड़े। साल 2014 के पहले 10 सालों में भारत में 12 करोड़ के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। 10 साल पहले भारत में साल भर में 2000 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही थी। वहीं अब भारत में करीब 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल बिक रही है। पिछले 10 साल में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 60% की वृद्धि हुई है। भारत में 2 व्हीलर सेल्स भी 70% से ज्यादा बढ़ी है। अभी कल ही जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि जनवरी के महीने में कारों की बिक्री ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिनकी बिकी है वो यहां बैठे हैं ना। आप चिंता मत कीजिए, इनकम टैक्स वाले नहीं सुन रहे हैं, घबराओ मत। यानी आप सभी के लिए मोबिलिटी सेक्टर में अभूतपूर्व पॉजिटिव वातावरण आज धरती पर नजर आ रहा है। आपको आगे बढ़कर इसका लाभ उठाना है। साथियों, आज का भारत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बना रहा है, और इसमें निश्चित तौर पर मोबिलिटी सेक्टर के लिए विशेष जगह है। कल जो बजट पेश हुआ है उसमें भी इस विजन आपको देख पाते होंगे। ये तो इंटरिम बजट है, पूरा तो आएगा जब हम तीसरी बार आएंगे तब। 2014 में भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च का ऐलान भारत के मोबिलिटी सेक्टर को अनेक विद अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था को ताकत देगा, बल्कि इससे रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। इस अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भारत में रेल, रोड, एयरपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट यानी हर क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग मार्वल तैयार कर रहे हैं, और वो भी रिकॉर्ड समय में। अटल टनल से लेकर अटल सेतु तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत में 75 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। 3500 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। 15 नए शहरों में मेट्रो रेल और 25,000 किलोमीटर के रेल रूट्स का निर्माण हुआ है। इस बार के बजट में 40,000 रेल कोचेज को वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों जैसा आधुनिक बनाने का ऐलान किया गया है। ये 40,000 कोच सामान्य रेलगाड़ियों में लगाए जाएंगे। इससे भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने वाला तय है। साथियों, हमारी सरकार की इस स्पीड और स्केल ने भारत में मोबिलिटी की परिभाषा को भी बदल दिया है। हमारी सरकार का जोर रहा है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, अटके नहीं, भटके नहीं, लटके नहीं। ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों कम करने के लिए भी हमारी सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव किए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत आज देश में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग के लिए गिफ्ट सिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। लॉजिस्टिक चेन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। सामान की ढुलाई में समय कम लगे, पैसा कम लगे, इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। कल बजट में जिन 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की घोषणा की गई है, वो भी भारत में ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने का एक काम करेंगे। साथियों, आज भारत में नेशनल हाईवेज और आधुनिक एक्सप्रेसवे के निर्माण के जरिए कनेक्टिविटी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। जीएसटी ने न सिर्फ सामानों की आवाजाही को तेज किया है, बल्कि राज्यों के बॉर्डर्स पर जो चेकपोस्ट होते थे, उन्हें भी खत्म किया है। फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी भी इंडस्ट्री के ईंधन और समय दोनों की बचत करा रही है। एक स्टडी के मुताबिक फास्ट ट्रैक से अर्थव्यवस्था को हर साल 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। साथियों, भारत आज विश्व का इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के मुहाने पर है। ऑटो और ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री की बहुत इसमें भूमिका रहने वाली है। आपकी इंडस्ट्री का देश के टोटल एक्सपोर्ट में बड़ा प्रतिनिधित्व है। भारत आज पैसेंजर व्हीकल के मामले में विश्व का 3रा सबसे बड़ा मार्केट है। हम पूरी दुनिया में
कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाले तीसरे सबसे बड़े देश है। हमारी कंपोनेंट इंडस्ट्री भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन रही है। अब अमृत काल में हमें इन सभी क्षेत्रों में दुनिया में टॉप पर आना है। हमारी सरकार आपके हर प्रयास में आपके साथ खड़ी है। ये मैं आपके लिए कह रहा था। आपकी इंडस्ट्री के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई है। यह हमारी पूरी वैल्यू चेन को आत्मनिर्भर बनाने और एमएसएमईज को शक्ति देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। बैटरी स्टोरेज के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम दी है। और जब बैटरी स्टोरेज की बात आती है तब मैं आपको बताता हूं मैं क्या सोच रहा हूं। अगर मैं क्लीन कुकिंग मूवमेंट को आगे बढ़ाऊं, मान लीजिए देश में 25 करोड़ घर है और रूफटॉप सोलर और बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था और उससे कुकिंग की व्यवस्था, क्लीन कुकिंग की व्यवस्था, 25 करोड़ बैटरी की जरूरत, मतलब आपकी गाड़ियों से सैकड़ों गुना बैटरी की आवश्यकता, जो एक अपने आप में गाड़ी की बैटरी को एकदम सस्ता कर देगी। अभी आप आराम से इस फील्ड में आइए, पूरा पैकेज लेकर के आइए। और कल सरकार ने घोषित किया है बजट में, हम पहले तबक्के में 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर से उसकी 300 यूनिट तो कम से कम मुफ्त बिजली, और मेरी तो योजना है कि रूफटॉप से उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग व्यवस्था उसके घर में ही हो, उसकी गाड़ी रात को आए, स्कूटी आए, स्कूटर आए, चार्ज हो जाए, सुबह अपना चलता चले। यानी एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज व्यवस्था पूरी तरह रूफटॉप सोलर सिस्टम के साथ जोड़ने की कल्पना है। ये सारी चीजें आपके भविष्य की योजनाओं के में दिमाग में रख करके प्लान कीजिए, मैं आपके साथ हूं। रिसर्च और टेस्टिंग को और बेहतर करने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट को 3200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की मदद में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण को नई गति मिली है। ईवी की डिमांड को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हमारी सरकार की फेम स्कीम भी बहुत सफल रही है। इस स्कीम के तहत आज राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में हजारों इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हुई है। सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। साथियों, रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कल के बजट में, जैसा मैंने कहा, 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की घोषणा की है। स्टार्टअप्स को मिल रही टैक्स छूट को और विस्तार देने का भी निर्णय कर लिया है। इन फैसलों से भी मोबिलिटी सेक्टर में नई संभावनाएं पैदा होगी। ईवीज के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती उसकी कॉस्ट और बैटरीज की है। इस फंड का इस्तेमाल इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए हो सकता है। हमारी रूफटॉप सोलर स्कीम में भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कंपोनेंट है, जिससे ऑटो सेक्टर को भी मदद मिलेगी। जब सोलर रूफटॉप की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में बैटरीज की भी जरूरत होगी। आपके लिए इस सेक्टर में भी विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और मैं तो एक और बात कहूंगा, क्यों नहीं हमारी इंडस्ट्री
ऐसी रिसर्च करती जिसमें भारत में मौजूद रॉ मटेरियल से ही नई तरीके की बैटरीज बनाई जाए, क्योंकि दुनिया को चिंता है कि ये रॉ मटेरियल कितने लंबे अरसे तक चलेगा और तब क्या होगा। हम अभी से क्यों ना ऑल्टरनेट ले। मैं समझता हूं कि देश दे सकता है। काफी लोग सोडियम पे काम कर भी रहे हैं। और सिर्फ बैटरी ही नहीं, ऑटो सेक्टर को ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल के क्षेत्र में भी नई रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे स्टार्टअप्स ने ड्रोन सेक्टर को भारत में नई उड़ान दी है। इस फंड का इस्तेमाल ड्रोन से जुड़ी रिसर्च में भी हो सकता है। आज हमारे वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव माध्यम बनकर उभरे हैं। भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री अब स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइब्रिड वेसल्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको भी इस दिशा में जरूर आगे आना चाहिए। साथियों, आज इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों के बीच, मार्केट की इतनी सारी चर्चाओं के बीच, मैं एक मानवीय पहलू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या, समय पर क्यों नहीं आया वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है। ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, अगले 25 वर्षों में मोबिलिटी सेक्टर में असीम संभावनाएं बनने वाली है। लेकिन इन संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल हो, इसके लिए इंडस्ट्री पर भी यह जिम्मेदारी है कि वो खुद को भी तेजी से ट्रांसफॉर्म करे। मोबिलिटी सेक्टर को टेक्निकल वर्कफोर्स और प्रशिक्षित ड्राइवर्स की जरूरत है। आज देश में 15,000 से अधिक आईटीआईज इस इंडस्ट्री को मैन पावर देते हैं। क्या इंडस्ट्री के लोग इन आईटीआईज के साथ मिलकर कोर्सेज को और ज्यादा रिलेवेंट नहीं बना सकते? आप जानते हैं कि सरकार ने एक स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग के लिए देने पर नई गाड़ियां खरीदने के दौरान रोड टैक्स में छूट दी जाती है। क्या ऑटो इंडस्ट्री भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे इंसेंटिव नहीं दे सकती क्या? साथियों, इस एक्सपो को आपने टैगलाइन दी है, बियॉन्ड बाउंड्रीज।
ये शब्द भारत की भावना को दिखाते हैं। हम आज पुरानी बंदिशों को तोड़कर पूरी दुनिया को साथ लाना चाहते हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका का विस्तार करना चाहते हैं। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के सामने संभावनाओं का पूरा आसमान है। आइए अमृतकाल के विजन पर आगे बढ़े। आइए भारत को इस क्षेत्र का ग्लोबल लीडर बनाए। और मैं टायर वालों के क्षेत्र में अभी चक्कर काट के आया और मेरा पहले दिन से इन टायर वाली दुनिया से झगड़ा रहता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि भारत जो खेती प्रधान देश है उसको रबर इंपोर्ट क्यों करना पड़े। क्या टायर इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है वे मिल करके किसानों के साथ बैठ करके जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो भी उनको गाइडेंस देना है और जो उनको एश्योर्ड मार्केट देना है, मैं पक्का मानता हूं हिंदुस्तान का किसान आपकी रबर की आवश्यकता पूरी कर सकता है। आज रिसर्च करके जेनेटिकली मॉडिफाई किए हुए रबर ट्री पर बहुत काम हुआ है। भारत में अभी उसका इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं टायर बनाने वालों से आग्रह करूंगा, रबर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो इंडस्ट्री है उनसे आग्रह करूंगा कि जरा किसानों के साथ जुड़िए तो सही। हम इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े जी। हम टुकड़ों में ना सोचे रबर बाहर से मिल जाता है, चलो यार अपन बनाएंगे दौड़ाएंगे। अरे कभी ये भी तो सोचे कि मेरा किसान मजबूत होगा तो मेरा देश में 4 गाड़ी और खरीदेगा। और गाड़ी कोई भी खरीदे, टायर तो आप ही का लगने वाला है जी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि साथियों, आप लोग पहली बार जब इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ आए हैं, नए सिरे से कैसे सोच सकते हैं। एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड बनकर के नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज हम एक ऐसे स्टेज पर हैं, हम जितने साथ मिलकर काम करेंगे हमारी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी और हम दुनिया में छाने का मौका नहीं जाने देंगे। साथियों, डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी रिसर्च लैब हिंदुस्तान में ना हो। भारत के पास एक टैलेंट है, डिजाइनिंग की टैलेंट है। अब हमें हमारे लोगों के दिमाग से निकली हुई डिजाइन लेकर के आना चाहिए। दुनिया को लगे यार गाड़ी तो हिंदुस्तान की चाहिए, आवाज वो उठनी चाहिए। गर्व से वो कहें, रास्ते में जाता है तो कोई भी, अरे ये हमारी मेड इन इंडिया है, यार जरा देख के गाड़ी तो देखे जरा। मैं मानता हूं ये मिजाज पैदा करना चाहिए। और अगर आपका आप पर भरोसा होगा ना तो दुनिया आप पर भरोसा करेगी। मैं जब दुनिया के सामने योग की बात लेकर के गया था, यून मैंने योग की बात कही थी, तो मैं वापस हिंदुस्तान आया तो मुझे कई लोग कह रहे थे क्या मोदी जी यूएन में पहला भाषण करने गए और आप ये करके आए। लेकिन आज पूरी दुनिया नाक पकड़ करके बैठ गई है। अपने आप पर भरोसा करिए, सामर्थ्य के साथ खड़े हो जाइए। विश्व का कोई ऐसा रास्ता ना हो जहां आप नजर ना आए। दोस्तों, जहां से नजरें तुम्हारी गुजरे वहां पे तुम्हें गाड़ी तुम्हारी नजर आए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यान
Honorable President of the United Arab Emirates and ruler of Abu Dhabi. His Excellency, Mr. Jose Ramzorta, Honorable President Timor-Leste. His Excellency, Mr. Philip Nyusi, Honorable President Mozambique. His Excellency, Mr. Petr Fiala, Honorable Prime Minister, Czech Republic. And we welcome all the esteemed dignitaries. Thank you. નમસ્કાર, સુસ્વાગતમ. આપ સૌનું આજના આ વિશેષ અવસર પર ભાવભર્યું સ્વાગત છે. The banal event, Vibrant Gujarat Global Summit, has turned into a benchmark event globally, and its success can be attributed to various factors, including the state government's proactive policies, infrastructure development, and efforts to attract both domestic and international investors. Participating in this summit holds immense significance as it marks the pioneering event in the Amrit Kal. On this occasion, we also welcome the Honorable Governor of Gujarat, Shri Acharya Devratji, and Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Thank you. We shall commence the significant inaugural session with a patriotic song, Jai Jai Garvi Gujarat, which was written by famous Gujarati poet Shri Narmad. The song that highlights the rich heritage, culture, bravery, and achievements of the land of Gujarat will be sung by world-renowned Shri Kirtidan Gadhvi. गुजरातनी स्वर्ण भूमि पर उग्यू स्वर्ण प्रभात. जय गुजरात, जय गुजरात, ए जय जय हो गर्वी गुजरात तने वंदन, गुजरात तने वंदन, गुजरात तने वंदन. जय जय गर्वी गुजरात, दीपे अरुण पर भार. जय जय गर्वी गुजरात, जय जय गर्वी गुजरात, जय जय गर्वी गुजरात, दीपे अरुण पर भार. जय जय गर्वी गुजरात. वंदन 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 वंदन, गुजरात तने वंदन. वंदन 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 वंदन, गुजरात तने वंदन. प्रकाश ने जल कसुंबी प्रेम शौर्य अंकी. तू भणव भणव निज संतति सौने प्रेम भक्ति नीरी. ऊंची तुझ सुंदर जा, जय जय गर्वी गुजरात. जय गर्वी गुजरात, जय जय गर्वी गुजरात, दीपे अरुण पर भार. जय जय गर्वी गुजरात. वंदन 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 वंदन, गुजरात तने वंदन. वंदन वंदन, गुजरात तने वंदन. उत्तर मायंबा
कुसुमा करंत रक्षा कुंतेश्वर महादेव ने सोमनाथ ने तारके ए पश्चिम के रादेव जय सहाय मां साक्षात जय जय गरवी गुजरात जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात बीते अरुणों पर भार जय जय गरवी गुजरात वंदन 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 गुजरात तने वंदन 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 गुजरात तने वंदन नदी तापी नर्मदा जोय महीने बीजी पण जोय वળી જોઈ સુભટના સુધ રમણ ને રત્નાકર સાગર પર્વત ઉપરથી વીર પૂર્વજો તે આશીષ જય કર સંપે સોએ સૌજા જય જય ગરવી ગુજરાત जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात बीते अरुणों पर भार जय जय गरवी गुजरात વંદન वंदन વંદન वंदन ગુજરાત તને વંદન વંદન वंदन વંદન वंदन ગુજરાત તને વંદન તે અણહિલ ગુજરાત તને વંદન ગુજરાત તને વંદન 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 Thank you very much, artists, for the melodious presentation. Over the past 20 years, the Vibrant Gujarat Summit has achieved remarkable success in its development and growth initiatives, thereby transforming Gujarat into an economic powerhouse. Let's have a look at an audio-visual film narrating the success story, that is, Vibrant Gujarat Global Summit. A land synonymous with prosperity and growth, warmth and hospitality, innovation and enterprise par excellence. Whose people are committed to the realization of the infinite potential of humankind and wedded to the doctrine of Vasudhaiv Kutumbakam. One earth, one family, one future. A state blessed with the guidance of a visionary who is pioneering India's ascent as a Vishwamitra, a universal friend. Welcome to the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit, distilled by 2 decades of exponential progress that catapulted the state as one of the world's most preferred investment destinations. Gujarat's GDP of $14 billion in 2002
grew to an estimated $282 billion in financial year 2022-23, nurtured by all-round excellence that catalyzed socio-economic growth with inclusivity and unbridled entrepreneurship, led India into Amrit Kaal. Envisioned in the face of adversity by the Honorable Prime Minister Narendra Modi at a time when he was the Chief Minister of Gujarat, the vibrant Gujarat Global Summit bears on eloquent testimony to the characteristic resilience and the indomitable spirit of Gujarat. Inspired by Shri Modi's vision, the last 20 years have been an unparalleled saga of progress that has witnessed vibrant Gujarat transform the state into India's growth engine. With unmatched state-of-the-art infrastructure, unsurpassed manufacturing prowess, and unparalleled growth. From farm to fintech, drip irrigation to drones. New age technological advancements in semiconductors and electronics. From a vibrant startup ecosystem to flourishing e-commerce. From India's biggest hybrid energy park to the world's biggest diamond hub and office complex. Vibrant Gujarat Global Summit has elevated the esteem and stature of the state within the country and beyond. Gujarat is fully geared up to spearheading Industry 4.0, heralding the new industrial revolution with human augmentation frameworks and smart manufacturing propelled with the PM Gati Shakti. The transformative approach for integrated and multimodal connectivity. See the world's tomorrow in the Gujarat of today, where Dholera Special Investment Region, a future-ready greenfield smart city, lays the foundation of modern regenerative economies. India's first bullet train is being built to usher in a dynamic ecosystem by fostering innovation and adaptability. Artificial intelligence, robotics and intelligent supply chain orchestration leverage symbiotic growth paradigm and a future-ready landscape with 80% of India's rooftop solar. To cutting-edge lab-grown diamonds. Epitomize circular prosperity model for holistic sustainable development. It is gearing India's decade as a launchpad for technology and innovation, with new opportunities in semiconductors and electronics, unlocking infinite potential for startups and e-commerce with quantum-resilient infrastructure, shaping the future of fintech and continuing to foster medium, small and micro enterprises with a special focus on enhancing ease of doing business, empowering of women entrepreneurs, and creating eco-innovation hubs. Abuzz with green infrastructure integration, Gujarat's commitment to harmonious urbanization is transforming every harbour into a gateway of prosperity. It is transitioning to still greater heights in sustainability with vast spaces of renewable energy, an exciting hub for green energy including green hydrogen, electrolyzers, renewables and EV manufacturing. Gujarat strides forward towards mitigating carbon footprint as a beacon
for green solutions and net zero. पिछले 20 वर्षों से अगले 20 वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वाइब्रेंट गुजरात के 40 साल पूरे होंगे, यही समय है जब भारत को एक ऐसा रोड मैप बनाना होगा जो उसे 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में हम उसको दुनिया के सामने प्रस्थापित करें। मुझे विश्वास है आप सभी भी इसी दिशा में जरूर सोचेंगे, जरूर कदम उठाएंगे, जरूर आगे आएंगे। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट विश्व के थॉट लीडर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स के लिए नॉलेज शेयरिंग का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है। Welcome to the Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Welcome to the gateway of a greener earth, richer life, smarter business. Welcome to Vibrant Gujarat 2024, the gateway to the future. Thank you. With the attributes like transparency, inclusivity, efficiency, empathy, and accountability, the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, has steered the state of Gujarat towards progress, ensuring equitable development in all the sectors. Under the prudent governance and pro-business policies of his government, Gujarat has made robust progress. We would like to welcome the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, for his address. विश्व नेता और भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान तथा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के प्रणेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रेसिडेंट यूएई, हिज एक्सेलेंसी जोजे रामोस होर्ता, प्रेसिडेंट तिमोर लेस्टे, हिज एक्सेलेंसी फिलिप न्यूसी, प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक, हिज एक्सेलेंसी पेत्रा फियाला, प्राइम मिनिस्टर चेक रिपब्लिक, इस समिट के पार्टनर कंट्रीज के माननीय मिनिस्टर्स, विश्व के विविध देशों से पधारे एम्बेसडर्स, गुजरात के माननीय गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और गुजरात के मेरे सहयोगी मंत्री, मैं आप सभी को गुजरात की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट समिट को बिजनेस ब्रांडिंग के साथ बॉन्डिंग का भी समिट कहा है। आज यहां आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति प्रधानमंत्री श्री की इस बात को चरितार्थ करती है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के खास बनाने वाले 34 पार्टनर कंट्रीज और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों का 130 से अधिक देशों के डेलीगेट्स का भी मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कम्युनिटी के चेयरपर्सन
सीईओज तथा सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स का भी गुजरात की धरती में स्वागत है। भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में संपन्न हुई भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारतवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। आज गुजरात ने विश्व व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया है। यह आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरंदेशी तथा कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। आज हम सब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को सफल बनाने के विश्वास के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में कई चुनौतियों से घिरे गुजरात को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वाइब्रेंट समिट के माध्यम से आशा की नई किरण दिखाई थी। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात जैसे ये विजनरी इवेंट का प्रारंभ करते हुए आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने कहा था, गुजरात कैन एंड गुजरात इज विल। आज यह समिट 2 दशक की असीम सफलता से पूरे विश्व के लिए नॉलेज शेयरिंग तथा नेटवर्किंग का सम्मानित मंच बन गया है। आज हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि आपकी प्रेरणा से ही गुजरात बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट तथा देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। आदरणीय नरेंद्र भाई जी हर वाइब्रेंट समिट में गुजरात के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का विजन और नई पहलों की परिकल्पना हमें दी है। आप ही के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात ने इसे भली भांति साकार किया है। गुजरात आप ही के मार्गदर्शन में पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। हम हमारी पॉलिसी के प्रति कमिटेड हैं। हम हर कमिटमेंट को ऑनर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में ग्लोबल फाइनेंस एक्टिविटी शुरू करने का विजन दिया और परिणाम स्वरूप उनके मार्गदर्शन में गिफ्ट सिटी आज वर्ल्ड की अनेक बड़ी फाइनेंशियल और फिनटेक कंपनियों का हब बन गया है। धौलेरा SIR, साणंद मंडल बेचरा जी का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, मेडिकल डिवाइसेस तथा बल्क ड्रग पार्क, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब उत्पादन, इन स्पेस क्लस्टर, डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे अनेक उपलब्धियों और विकास के नए कीर्तिमान गुजरात ने वाइब्रेंट समिट की सफलता के फलस्वरूप हासिल किया है। इतना ही नहीं, गुजरात के इस मॉडल से प्रेरित होकर देश के अन्य राज्यों ने भी अपनी राज्यों के इवेंट में समिट के आयोजन शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप ही हमने 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखी है। यह समिट भारत के अमृत काल का पहला समिट है और यह प्रधानमंत्री जी की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, MSME और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस वाइब्रेंट समिट के उपलक्ष्य में हो रहे MOUs की 50% MOUs ग्रीन MOUs हैं। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने और पर्यावरण की रक्षा के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए ग्रीन ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ये MOUs दर्शाती है। आर्थिक विकास पर बल देने के साथ गुजरात सरकार ने हमेशा सोशल सेक्टर डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी ध्यान केंद्रित किया है। देश के इस अमृत काल में आयोजित हो रहा यह वाइब्रेंट समिट हमारे लिए अमृत भविष्य का रोड मैप तय करेगा। इस अमृत भविष्य के निर्माण में हमारा सहयोग देने इस वाइब्रेंट समिट में विश्व के अनेक राष्ट्र जुड़े हैं। आज की समिट में उद्घाटन अवसर के मुख्य अतिथि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रेसिडेंट UAE की उपस्थिति का मैं ऋण स्वीकार करता हूं। आपको
कुछ अचानक संयोग के लेकर इस कार्यक्रम के बीच से ही जाने की ज़रूरत पड़ी है। हिज हाइनेस, आप अपना अति व्यस्त अमूल्य समय निकालकर इस समिट के मुख्य अतिथि रूप में उपस्थित रहे, आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि विकसित भारत 2047 को आपके विज़न को पूरा करने में गुजरात ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। फिर एक बार आप सभी महानुभावों का वाइब्रेंट गुजरात की वाइब्रेंट समिट में स्वागत है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। Thank you very much, Honorable Chief Minister, sir, for your welcome address. As mentioned by our Honorable Chief Minister, sir, our chief guest, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Honorable President of the United Arab Emirates and ruler of Abu Dhabi, has to leave due to a pressing commitment, but before that, he has graciously agreed to say a few words. We welcome you, sir. Thank you. السلام عليكم. في البداية أشكر رئيس وزراء ولاية جوجرات على هذه الكلمة القيمة، كما أشكر صديقي وأخي العزيز رئيس الوزراء الهندي على دعوته الكريمة لحضور هذه القمة التي أسسها هو شخصياً عام 2003، وأصبحت منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار. وأهنيكم دولة الرئيس بمناسبة مرور 20 عام على هذه الانطلاقة. سيدي، نحن سعداء جدا بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبعث جميعا ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا. كما أشكر المشاركين والمنظمين لهذه القمة، وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. شكرا. Thank you, Your Highness. We profusely thank him for his words of appreciation. It is indeed our honor and privilege to have him over here. Our Honorable Prime Minister will see him off and will join us back in few moments. But we shall continue the program. On this occasion, we have with us some eminent captains of industry. We would like to request them to address the gathering and share their insightful perspectives, enriching this prestigious summit with their profound knowledge and vision. We would like to invite Shri Lakshmi Mittal, Chairman, ArcelorMittal, for his address. नमस्कार।
प्रधानमंत्री जी अभी हैं नहीं, शीघ्र ही आते होंगे, बट मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी एंड मेरे साथियों एंड ऑनरेबल डिग्निटरीज, पिछले साल सितंबर में वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं एनिवर्सरी पे मैं यहाँ आया था और प्रधानमंत्री जी ने बताया कैसे आइडियाज़, इमेजिनेशन और प्रोसेस कंटिन्यूटी के आधार पर इस मेगा ग्लोबल इवेंट को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ये बताया कि कैसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की सच्ची भावनाओं को लेकर भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी और हर इंटरनेशनल फोरम में पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी मजबूत किया है। माननीय मुख्यमंत्री भाई पटेल जी, मैं आपको भी डेवलपमेंट को आगे रखने और इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करने और एडमिनिस्ट्रेशन को स्तर ऊंचा उठाने के लिए बधाई देता हूँ। गुजरात में फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस की एक पहचान रही है और जिसमें मेरी कंपनी ने भी अनुभव किया है। स्टील किसी भी राष्ट्र के आत्मनिर्भरता में एक बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, रिन्यूएबल सेक्टर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, रेलवेज आदि में बहुत उपयोग होता है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम रूप से लाकर हम हाई एंड प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं जो एसएमई से स्टार्टअप तक के स्टील कंज्यूमर्स को कम्पिटिटिव बनाने में मदद कर रहा है। गुजरात ने आज से 4 साल पहले आर्सलरमित्तल निपन स्टील इंडिया का स्वागत किया था और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने हमारे हजीरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की भूमि पूजन की थी। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट तेज़ी से बढ़ रहा है और लक्ष्य के अनुसार इसका फेज़ 1 2026 में पूरा हो जाएगा। आज वाइब्रेंट गुजरात 2024 के इस मौके पर हमने सेकंड फेज़ के लिए MOU साइन किए हैं। जब ये प्रोजेक्ट 2029 में पूरा होगा तो 24 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन की क्षमता के साथ आर्सलरमित्तल निपन स्टील इंडिया का हजीरा साइट विश्व के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में से एक बन जाएगा। हमें पूरा भरोसा है कि गुजरात सरकार के सहयोग के साथ हम इस प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में पूरा करने में सफल होंगे। हम केवल स्टील में ही नहीं है बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में भी निवेश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देश के लिए अगला 20 साल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के 2047 के विजन को पूरा करने के लिए हम रेडी हैं। मैं इन सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब, इन सब लोगों को मेरे को मंच पे आने के लिए मौका देने के लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। सर, आपके महत्वपूर्ण संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We would now like to invite Mr. Toshihiro Suzuki, President, Suzuki Motor Corporation, Japan, to please deliver his address. Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and all senior guests, good morning and namaskar.
I'm Toshiro Suzuki from Suzuki Motor Corporation, Japan. I'm much honored to be invited to this ceremony. In the past 10 years, under the strong leadership and constant support of Honorable Prime Minister Mr. Modi for manufacturing industries, Indian automobile market has been expanding steadily. As a result, India has become a third largest automobile market in the world. We, Suzuki, have also scaled up production capacity substantially in India. It's noteworthy that as compared to 10 years ago, we expect 1.7 times in vehicle production and 2.6 times in export sales in the current fiscal year. Thanks to Prime Minister Mr. Modi's progressive approach and India's growth, we will invest in the future also. Firstly, the first battery electric vehicle from Suzuki Group will be rolled out from Suzuki Motor Gujarat by the end of this year. We plan to sell this model not only in India, but also export to Japan and European countries. Secondly, to expand our VEV production in future, Suzuki Group will invest 3,200 crore rupees in Suzuki Motor Gujarat to add a new fourth production line, which can produce 2.5 lakh units per year. This will increase the annual production capacity of Suzuki Motor Gujarat from the current 7.5 lakh to 1 million units. Thirdly, we will invest 35,000 crore rupees for the construction of a second car plant in Gujarat, which would produce another 1 million units per year. As a result, the annual production capacity in Gujarat will be 2 million units, namely 1 million units at SMG and 1 million units at the second new plant. Finally, as far as reduction of greenhouse gas emission is concerned, our effort will be through a multi-pathway approach. That means, in addition to vehicle electrification, we will offer multiple options, such as compressed natural gas, biogas, bioethanol, and green hydrogen. Taking advantage of India's animal wealth, we will start production of biogas from cow dung. Together with National Dairy Development Board and Balance Dairy, Suzuki has already started construction of 4 biogas plants in Gujarat. Suzuki Group will always work to provide a variety of sustainable customer-oriented mobility options. Thank you for your kind attention. Thank you very much, sir. We would like to invite Shri Mukesh Ambani
Chairman, Reliance Industries Limited. Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai, Honorable Chief Minister Bhupendra Bhai Patel ji, distinguished guests and dignitaries from all over the world, ladies and gentlemen. Welcome to Gujarat and the 10th Vibrant Gujarat Summit, the most prestigious investor summit in the world today. No other summit of this kind has continued for 20 long years and going from strength to strength. This is a tribute to our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi's vision and consistency. I have been one of the fortunate few to have participated in every single edition of Vibrant Gujarat. I have come from the city of the gateway of India to the gateway of modern India's growth, Gujarat. I am a proud Gujarati. Mane Gujarati hovanu abhiman છે. When foreigners think of New India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. About Narendra Bhai, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of slogan that millions of Indians are chanting, that Modi hai to mumkin hai. I tell them, most respected Shri Narendra Bhai Modi ji, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination, and execution. They agree, and they also say, Modi hai to mumkin hai. My esteemed friends, I will never forget what my father, Dhirubhai Ambani, used to tell me in my childhood. Gujarat is your Matrubhumi, and Gujarat should always remain your Karm Bhumi. Today, let me declare yet again, Reliance was, is, and will always remain a Gujarati company. Each of Reliance's business is striving to fulfill the dreams of my 7 crore fellow Gujaratis. Reliance has invested over $150 billion, that is 12 lakh crores, in creating
world-class assets and capacities across India in the last 10 years. Of this, more than 1/3 has been invested in Gujarat alone. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, today I would like to make 5 commitments to the people of Gujarat. First, Reliance will continue to play a leading role in Gujarat's growth story with significant investments in the next 10 years. Specifically, Reliance will contribute to making Gujarat a global leader in green growth. We will help Gujarat target to meet half of its energy need through renewable energy by the year 2030. For this, we have started building the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex over 5,000 acres in Jamnagar. This will generate a large number of green jobs and enable production of green products and materials, and will make Gujarat a leading exporter of green products. And we are ready to commission this in the second half of 2024 itself. Second, Reliance Jio completed the fastest rollout of 5G infrastructure anywhere in the world. Today, Gujarat is fully 5G enabled, something that most of the world does not yet have. This will make Gujarat a global leader in digital data platforms and AI adoption. 5G enabled AI revolution will make Gujarat's economy more productive, more efficient, and more globally competitive. Besides generating millions of new employment opportunities, it will produce AI-enabled doctors, AI-enabled teachers, and AI-enabled farming, which will revolutionize healthcare, education, and agricultural productivity in the state of Gujarat. This will benefit every Gujarati in urban as well as rural areas, since to my mind, AI also means an all-inclusive growth. Third, Reliance Retail will further accelerate its mission to bring quality products to consumers and simultaneously empower lakhs of kisans and small merchants. Our retail business improves the quality of life of all households of Gujarat with better products and services. Fourth, Reliance will make Gujarat a pioneer in new materials and the circular economy. As a first step, Reliance is setting up India's first and world-class carbon fiber facility at Hazira. And finally, fifth, Prime Minister Modi ji has announced that India will bid for 2036 Olympics. In preparation for that, Reliance and Reliance Foundation will join forces with several other partners in Gujarat to improve education, sports, and skills infrastructure that will nurture the champions of tomorrow in various Olympic sports. Most respected Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, before I conclude, permit me to articulate a conviction that resides in the heart of everyone in this hall and most Indians. As Chief Minister of Gujarat, you used to say, Bharat ke vikas ke liye Gujarat ka vikas. And that is how you made Gujarat India's growth engine. Now, as Prime Minister of India, your mission is Dunya ke vikas ke liye Bharat ka vikas. You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine. The story of your journey from Gujarat to the global stage in just 2 decades is nothing short of a modern epic. Today, and in today's India, is the best time for young people to enter the economy, to innovate, and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people.
the coming generations will indeed be thankful to Prime Minister Modi for being both a nationalist and an internationalist. You have laid a solid foundation for Viksit Bharat, India as a fully developed nation in Amrit Kal. No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. And as I see, Gujarat alone will become a $3 trillion economy. Therefore, I am confident, every Gujarati is confident, and every Indian is confident that the Modi era will take India to new summits of prosperity, progress, and glory. Thank you very much, sir. Jai Gujarat, Jai Jai Garvi Gujarat, Jai Hind. Thank you very much, sir. We would now like to invite Mr. Sanjay Mehrotra, CEO, Micron Technologies USA, to deliver his address. Namaste and good morning. I would like to open by thanking Prime Minister Modi ji. Your vision to make India a global hub for semiconductors will be a huge economic driver for India's future as India marches toward becoming the third largest global economy. I would also like to recognize the several industry leaders who are going to be speaking here today and have already spoken. It truly is an honor for me to share this stage with you to open this critical forum discussing opportunities for India to accelerate domestic manufacturing as India marches towards a very bright future. There is a tremendous opportunity ahead for India in semiconductors. Vibrant Gujarat will also address the visionary ideas that are critical for India's growth as a semiconductor power. Today, I'm proud to represent Micron. Micron is one of the world's largest semiconductor companies and the leader in memory and storage. Micron's innovations have been at the heart of all computing systems for more than 4 decades. Memory is a key enabler of AI, and Micron is a leading powerhouse in memory. I'm proud that in June, we announced plans to build a world-class memory assembly and test facility right here in Gujarat, the first of its kind in India. I'm grateful to the Indian government and all the officials with the great support from Bhupendra Bhai ji and the central government and the state government, all that have been involved in making this investment possible. We have begun phased construction and proud to partner with Tata projects to build this world-class facility. In fact, I visited this facility just yesterday, and the construction is coming along very nicely. The first phase, 500,000 square feet of planned clean room space, will be operational by early 2025. Hiring has already begun, and we estimate that this project will create 5,000 new direct jobs for Micron here in Sanand, Gujarat, and will also create an additional 15,000 community jobs over the coming years. The combined investment by Micron and the government over the course of both phases could reach up to $2.75 billion US. Government support will help fund the project and facilitate access to essential semiconductor infrastructure and resources, which will drive innovation and enhance local talent development. We see our investment helping initiate a cluster of semiconductor investment, building momentum
that will benefit India's manufacturing goals. We are hopeful that our investment will help catalyze other investments in the sector, strengthen India's manufacturing capability, drive innovation, and support broader job creation. In fact, I'm pleased that my good friend Jeffrey Chen, who's going to be speaking here soon, of Simtech, is considering bringing his substrate manufacturing capabilities here to Gujarat in support of Micron's plant here. This is an example of the ecosystem, the cluster that Micron is capable of generating as an anchor semiconductor company here in Gujarat, here in India. We are proud to partner with India to bring advanced semiconductor memory assembly and a greater technology manufacturing ecosystem to Gujarat. Together, we are building the future of technology manufacturing, not just for Micron, not just for Gujarat, not just for India, but for the world. Thank you. Thank you very much, sir. We would now like to invite Shri Gautam Adani, Chairman, Adani Group. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, distinguished heads of government of our partner countries, His Excellency Governor of Gujarat, Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel, distinguished ministers, captains of industries, and my dear friends. Good morning. It is a privilege to address the 10th Vibrant Gujarat Summit. I take immense pride in having been a part of every one of these summits. Honorable Prime Minister, Vibrant Gujarat is a stunning manifestation of your extraordinary vision. It has all your hallmark signatures, merging grand ambition, massive scale, meticulous governance, and a flawless executions. It ignited a nationwide movement as all our states march forward, competing and cooperating to fundamentally remodel India's industrial landscape. The statistics of the past decade are remarkable. Since 2014, India's GDP has grown by 185% and per capita income by a stunning 165%. This achievement is unparalleled, especially considering this decade's geopolitical conflicts and a pandemic challenges. Honorable Prime Minister, your achievements on the international stage are equally remarkable. You have taken us from a country seeking a voice on a global platforms to a nation that now creates the global platforms. The Solar Alliance platform, an initiative you conceptualized, and your leadership at the G20 platform set a benchmark for a more inclusive world order. Adding the Global South to the G20 is a defining moment in our modern history. Honorable Prime Minister, you don't just predict the future, you shape it. You have reoriented India to become the world's fastest growing nation and position her
as the global social champion driven by the two philosophies of Vasudev Kutumbakam and a Vishwaguru. And the best is yet to come. With your foresight in harnessing India's youth to build a Viksit Bharat and make India a fully developed nation by 2047, you have ensured that the India of today is poised to shape the global future of tomorrow. Honorable Chief Minister, at the previous summit, I announced our investment of over rupees 55,000 crores by 2025. We have already surpassed rupees 50,000 crore across the various sectors I had promised, and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Khavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometers. Even visible is from space. We are expanding the green supply chain for an Atmanirbhar Bharat and creating the largest integrated renewable energy ecosystems. This includes solar panels, wind turbines, hydrogen electrolyzers, green ammonia, PVC, and expansion in copper and cement projects. Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat, thereby creating over 100,000 direct and indirect jobs. I am grateful for your support. It is my commitment that I will do my part to contribute to a Viksit Gujarat. Thank you. Jai Jai Garvi Gujarat. Jai Hind. Thank you very much, sir. We would now like to invite Mr. Jeffrey Chun, Global CEO, Simtech, South Korea. Good morning. Thank you, Honorable Prime Minister, Head of State, Government, Union and State Ministers, senior officials of Government of India, and the State Government of Gujarat for hosting Vibrant Gujarat Global Summit 2024. It is my great honor to participate in this event and given the opportunity to interact with global and national industry leaders and other distinguished guests. As a supply chain partner for the semiconductor assembly and test industry, we, Simtech, provide the best-in-class semiconductor packaging, IC substrates, and high-density interconnect printed circuit boards to our industry-leading customers. We are very excited to share our own angle to the India project as a co-location investment. Following our major customer, Micron's project in the state of Gujarat. I would like to emphasize that this is not our first time supporting our key customers' supply chain network with co-location investment. We have already done our project with Micron in China more than 10 years ago. We have recently executed another project in Malaysia together. Through these projects, we have proven to the market that co-location investment really boosted the growth of a semiconductor ecosystem in the region.
and that it also helped our business to settle in the initial stage of the investment, which would not have been possible without the support of the next-door neighbor like Micron. Vibrant Gujarat Global Summit 2024 showcases the global movement of creating a new supply chain network in a fast-growing nation like India. And Syntec, as a company from Korea, is very proud to be part of this movement to achieve a new milestone, making a prosperous Gujarat for self-reliant India supply chain. We are now preparing for another round of co-location investment in India, following Micron's investment plan in Gujarat state. And I'm very pleased to share the progress with the audience today that with the support from the central and state government, we are ready to make an investment, a significant investment in India and create thousands of job opportunities for high-skilled talents in the state of Gujarat together with Micron. And most of all, elevating the India's PCB and IC packaging substrate industry to another level to make India's presence in the semiconductor supply chain network much stronger. We really look forward to further supporting our customers' supply chain, both in India and globally. And we will further enable India's domestic players to be part of the global supply chain ecosystem. Thank you very much. Thank you very much, sir. We now invite Shri N. Chandrasekharan, Chairman, Tata Sons Limited, for his address. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Governor of Gujarat, distinguished heads of states, ministers, ladies and gentlemen. It's truly a great privilege and honor to attend and share a few thoughts on the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit. The steady and spectacular progress of Gujarat consistently over such a long period of time clearly demonstrates the visionary leadership and the mindset of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Thank you, sir, for your leadership to Gujarat and to the whole country and to all of us. The impact of economic development has also resulted in tremendous social development. Gujarat clearly has established itself as the gateway to the future. For the Tata Group, Gujarat is a very special place. The Tata Group's origins started in Navsari, the birthplace of our founder Jamshedji Tata. The Tata Group started its presence here in 1939 with Tata Chemicals, 85 years ago. Today, 21 of our Tata Group companies have a very strong presence, from Tata Power, Tata Motors, Tata Consultancy, our defense company Advanced Systems, Hotel, Tata Steel, and all our retail companies, and Air India, and many other companies. The group employs over 50,000 people in the state of Gujarat. Recently, we have made significant commitments to expand our presence in the state of Gujarat. Sanand is becoming
home for all our electric vehicles technology. We expanded the footprint in Sanand with additional capacity so that we can meet the growing demands of the electric vehicles. We concluded and are about to launch the building of a huge gigafactory for 20 gigawatts of lithium-ion batteries in Sanand. The project should start construction in the next couple of months. Then we also are building the C-295 defense aircrafts, initially in Vadodara and then in Dholera, and that work is going on full swing. The Tata Group has also made a commitment and is on the verge of concluding and announcing a huge semiconductor fab in Dholera. And we are about to complete these negotiations and start in 2024. In addition to that, the Tata Group is also building, in partnership with the Government of India and Gujarat government, an Indian Institute of Skills Institute, which will be constructed over 3.2 lakh square feet and should be fully operational and will train more than 25,000 professionals every year, primarily in advanced manufacturing, electric vehicles, advanced electronics, and then hospitality. And the project's first phase will be launched in March 2024. In all, we see Gujarat as a very, very important destination, not only for business growth, but for the future advanced technology industries that India is looking to grow at. With all this, Gujarat is one of the most important destinations for the Tata Group, and we hope to play a very important role in the future of the economic development of this state. Thank you once again, Honorable Chief Minister, for inviting me, and thank you, Prime Minister, for your leadership. Thank you very much, sir. We now invite Mr. Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman, DP World, UAE, for his address. Honorable Minister Shri Narendra Modi, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Govinda Patel, dignitaries of Government of India, UAE, and partner countries. Distinguished guests, good morning. It's a great honor and a privilege to address the inaugural session of the 10th edition of the Vibrant Gujarat Global Summit. It is heartening to see Honorable Prime Minister Modi's vision of Vibrant Gujarat became a reality. I would like to congratulate and thank the Government of Gujarat, led by Honorable Chief Minister Govinda Patel, for organizing this summit and inviting me. The 10th edition of the Vibrant Gujarat Summit truly showcases its exponential rise as India's premier business forum, guiding the nation to Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat 2047. Gujarat also have been a pioneer in developing and promoting various industrial clusters and states, such as the Gujarat International Finance Tech City, the Dholera Special Investment Region, and the Gujarat Maritime Cluster, truly acting as the gateway to the future.
Gujarat has a special place within the strong bilateral ties between UAE and India. The UAE is one of the biggest overseas investors in Gujarat, having invested more than $2.4 billion since 2017. And these strong connections have seen Gujarat export more than $7 billion worth of goods to UAE in the last year. India was the fastest growing major economy in the world in 2023. This growth is set to continue under the strong leadership of Honorable Prime Minister Modi and Honorable Chief Minister Patel. Through investment and initiative like Gati Shakti, Gujarat and India will continue to realize their potential economic powerhouses. Like the vibrant Gujarat Summit, DP World also started our operation in Gujarat in 2003 with the opening of the Mundra International Container Terminal. Since 2003, DP World have invested in the state of Gujarat as well in other states in India in the tune of $2.5 billion. To develop multimodal logistics, ecosystem connection ports to free trade zone, container freight station, inland rail terminal, contract logistic, cold chain, and express cargo services. DP World is planning in the next 3 years to invest, in addition to that, $3 billion. We will continue to support Gujarat economy by building state-of-the-art container terminal at Kandla with a capacity of 2 million containers. Looking ahead, we foresee deeper trade, employment, and cultural collaboration between India and UAE. DP World has signed strategic memorandum of understanding with the government of Gujarat on the sideline of the summit, which reiterates our commitment to the state of Gujarat and India. We are proud to partner with the government for the development of India's logistics sector, and we will continue to support the manufacturing industries of Gujarat and the rest of India to make India goods globally competitive and accessible. I am grateful to the government of Gujarat and to the organizer for inviting me to this summit, and I am certain that the 10th edition of Vibrant Gujarat will set new benchmarks for success for years to come. Thank you very much. Thank you very much, sir. We now invite Mr. Shankar Trivedi, Senior Vice President, NVIDIA Global Field Operations, for his address. Namaste. Good morning, Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, Honorable Chief Minister Bhupendra Bhai Patel ji, distinguished heads of state and leaders of government, and captains of industry, ladies and gentlemen, ane bhaiyo ane behno. It's such a pleasure and honor to be part of so many giant captains of industry here as a humble Ahmedabadi boy who started many years ago, went to IIT Delhi, and now I have the privilege of representing NVIDIA at this summit. Generative AI is going to change the way we work, the way we do business, the way we govern, the way we live. Just like the internet starting 30 years ago and the mobile revolution starting 25 years ago, the generative AI revolution will also do the same. Generative AI is going to affect all of you. More than 5 years ago, Prime Minister Narendra Bhai Modi ji invited my CEO Jensen Huang to deliver a lecture to all of the heads of Indian governments in the Vigyan Bhavan. It is the first time that a global leader actually talked about implementing of AI.
thanks to the leadership of Prime Minister Modi ji, it has been a catalyst to accelerate the adoption of generative AI in India and also here in Gujarat. Today, I want to give you 3 specific things that NVIDIA has actioned over the last few months. Number 1, skills development. We have created digital content that can be delivered online and in person to hundreds of thousands of students, developers, researchers, and technical institutions. We are already rolling out this curriculum content on generative AI to all of our business partners here in India, especially the global systems integrators. We are now most willing and keen and eager to partner with universities and technical institutions here in Gujarat and elsewhere in India to deliver this compelling content to the hundreds and thousands of developers in India. India has scale, India has talent, India has amazing data, India has a unique culture. Sovereign generative AI requires scalable AI data center infrastructure, hardware and software in order to be successful. So secondly, I'm delighted to tell you that we are partnering with all of India's leading business groups, the Tatas, Reliance Group, and many others, to set up state-of-the-art AI data center facilities and provision them here in India. Specifically today, I'm very happy to inform you that our partner Yotta is setting up a state-of-the-art AI data center here in Gift City, and it will be available and go live before the end of March. Thank you, sir. And thirdly, we are very strong supporters of Make in India. Make in India for India and Make in India for the world. Our partners such as NetWeb and others, Eviden, Atos, are actually already making state-of-the-art AI hardware for consumption here in India and elsewhere in the world. And we are working strongly with partners both in the upstream semiconductor and ecosystems such as Sanjay and his company at Micron and other semiconductor ecosystem partners, as well as downstream partners such as our system OEMs, our ODMs, our contract manufacturers, and other data center providers to establish a very strong AI electronics ecosystem in India, which can service not just here in India and Gujarat, but also the global economy. Thank you again, sir, and it's a pleasure and privilege to be here. Jai Hind, Jai Garvi Gujarat, and of course, God bless America too. Thank you. Thank you very much, sir. We now invite Mr. Nikhil Kamath, co-founder and CFO, Zerodha. I only have 3 minutes today, so I won't waste too much time by talking about me or setting context. Picture a 17-year-old boy, a school dropout in Bangalore from 20 years ago, not particularly smart, not too educated, and no capital at hand. Bangalore from 20 years ago was a lot quieter, greener, without the vibrance that one might associate with Bangalore today. The fact that I'm able to stand here today in front of all of you, people I have idolized for so long,
That opportunity to me has been incredible, and that to me is the India story. I often hear people talking about what India could be 10 years from now, what needs to change, or the fact that we will arrive in 10 years, in 5 years, or a certain period of time from today. I think we are standing too close to the trees and not seeing the forest, because the India I am in today, that is the India that to me has already arrived. The opportunities the country threw to a 17-year-old boy, again with no education, no capital, or exceptionally smart, this, in my view, has not happened forever. The last 10 years have been incredible, and I'm not the only exception here in India. There are many other exceptions like me. We all hang out. We call this the startup ecosystem of India. The big change in India from the last decade, in my opinion, also has been that entrepreneurship has moved from something that we have all watched around us, heard in movies, or thought could happen, something that we aspire to entrepreneurship today, which is something that we all are actively trying. You could take an example of this being a housewife watching Shark Tank, a small-time shoe salesman selling online on Flipkart. These are not stories that existed 10 years ago. To that one man in the audience here today, who in my opinion has facilitated this stable ecosystem for people like me to thrive, and millions of other who we call the youth of India to thrive, I would like to say thank you, Modi ji, for having created this ecosystem for all of us. Growing up, I used to talk to people, that one relative in my family who went abroad, studied, and did very well. Traveling to the West seemed to be the best thing that could happen to anybody. Today, when I talk to Indians in the West who have done very well, the only thing I hear from them, it's a very young word, I call it FOMO, the fear of missing out. They're talking about India as the story that they fear missing out today. That change which has happened in the last 10 years is so evident to see that it makes me feel proud, it makes me feel like I'm in the right place at the right time, and that place today is India. I often ask people if their life was a book, what would they call the current chapter? It's a good question for all of us to ask ourselves. When I look at India and I ask myself, what would be this chapter in the book of India? The first word that came up in my mind was arrived. And finally, as I stand here in a room full of politicians, diplomats, dignitaries, mentors, I don't look upon this ecosystem as potential, as the way I'm looking at this today is we're all potential partners in a story that could change the global economic landscape today, and that story is India. And to all the foreign investors here, India is seemingly looking like the coolest party in town. I think what you need to be aware of is if you arrive too late, you might not get in. So I'd like to thank everybody, thank Modi ji for this opportunity. Thank you, everyone. Thank you very much, sir. Today we have with us dignitaries from a number of countries. We would like to invite them to share their thoughts with us today. We would like to invite His Excellency, Mr. Shin Hosaka, Vice Minister for International Affairs, Japan.
Namaskar. Good morning. Honorable Prime Minister Narendra Modi, Honorable Chief Minister of Gujarat, Bhupendra Patel, distinguished guests, all the delegates in attendance, my name is Shin Hosaka, Vice Minister for International Affairs of the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, or METI for short. First of all, on behalf of the Japanese government, I'd like to express our gratitude to Prime Minister Modi for the letter to our Prime Minister Kishida expressing his condolences regarding the large earthquake January 1st in the Noto region in Japan. Thank you very much. Well, thank you for graciously inviting me to Vibrant Gujarat 2024. It's a great honor to have a speech in this event. With the world facing multiple crises that include natural disasters, climate change, and geopolitical tensions, firm international cooperation for addressing challenges on a global scale is taking on greater importance. I wish to express my admiration for the formidable leadership of Prime Minister Modi, who, despite such difficult circumstances, has successfully upheld India's great responsibility of the G20 presidency and continued to tackle the promotion of economic cooperation among the global South nations and the resolution of other challenges on a worldwide scale. India and Japan are special strategic global partners bound by the universal values of freedom, democracy, human rights, and rule of law that we have shared over our long history of exchange. Being that we are at such global turning point, I firmly feel that more than ever, the strengthening of relations between India and Japan in the economic sector is imperative for